हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजी से इश्क भाग 12 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। रघुवंशी विला। वीर, शौर्य, काव्या, अदिति और नैरा एक कमरे में जमा थे। माहौल में इतना तनाव था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। शौर्य और वीर की आंखें गुस्से से सुर्ख थी। शौर्य ने अपना सिर पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, विश्वास नहीं होता है वीर। दादाजी अपने खानदान की साख के लिए हमारी गुड़िया पर गोली चला सकते हैं, और हद तो यह है कि उनके चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वीर भी उतनी ही गुस्से में बोला, कुछ और बात है भाई, कुछ ऐसा जो हमारे बड़े हमसे बहुत गहराई से छुपा रहे हैं। आपको वो दिन याद है जब वह मृत्युंजय रनावत पहली बार टेंडर ऑफिस के सामने मिला था? उसकी आंखों में सिर्फ बिजनेस की रंजिश नहीं थी, उसकी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे उसके और दादाजी के बीच कोई पुरानी और खौफनाक रंजिश है। वीर ने खिड़की की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। कल भी वो विला में कितनी धमक के साथ आया था। वह जो भी कह रहा था दादाजी खामोश होकर सुन रहे थे। उन्होंने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और बुआ ने तो नैना पर हाथ तक उठा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नैना ने उन्हें धोखा दिया है? अगर बुआ ने नैना को किसी और के लिए भगाया था तो वह मृत्युंजय रनावत के पास कैसे पहुंची? कुछ तो है भाई जो हमारी समझ से परे है। हम अपनी गुड़िया को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नैना एक वादे के लिए 18 साल तक देहरादून में खुद को कैद रख सकती है, वह इस तरह खानदान की इज्जत को दांव पर लगाकर नहीं भाग सकती। और मृत्युंजय रनावत से प्यार और शादी, यह तो मुमकिन ही नहीं है। शौर्य ने गहरी सांस ली। सोच सोच कर सिर फटा जा रहा है। पता नहीं दादाजी ने उसे 18 साल हम सबसे अलग क्यों रखा। हमने आज तक अपनों पर भरोसा किया है, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन शायद हमारे बड़ों ने हमारे भरोसे और हमारे संस्कारों को हमारी कमजोरी समझ लिया है। पर अब और नहीं, हमें सच जानना ही होगा। मैं अभी जाकर दादाजी से बात करता हूँ। तभी काव्या ने बीच में रोकते हुए कहा, वह इस वक्त घर पर नहीं है, कुछ देर पहले ही मिस्टर खन्ना के साथ निकले हैं। वीर ने कहा, भाई दादाजी से हम शाम को बात करते हैं। फिलहाल मुझे चिंता गुड़िया का हो रहा है। हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं भाई। मैं अभी जा रहा हूँ उसे वापस लाने। मुझे कल ही जाना चाहिए था, अब और लेट नहीं कर सकता। तभी शौर्य उसे रोकते हुए बोला, वीर रुक जा, अभी तू गुस्से में है, पहले खुद को शांत कर। मुझे भी अपनी बहन की फिक्र है, लेकिन ऐसे गुस्से में कोई फैसला करना ठीक नहीं है। शौर्य अच्छी तरह से जानता था कि वीर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है। वह नहीं चाहता था कि वह गुस्से में कुछ ऐसा करे जिससे नैना किसी मुश्किल में पड़े। वीर ने गुस्से से कहा, भाई आप ऐसे निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। हमारी गुड़िया को हमारी जरूरत है। शौर्य गहरी सांस लेकर बोला, बस कुछ घंटों की बात है वीर, दादाजी को एक बार आ जाने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। हम और तमाशा नहीं बना सकते, इसलिए अभी शांत रहना ही ठीक है। काव्या ने भी कहा, हाँ वीर भाई, आपके भैया ठीक कह रहे हैं। हमें ऐसे गुस्से और जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। एक बार बुआ के बारे में भी सोचिए, उन पर क्या गुजर रही होगी। इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है। वीर थोड़ा नरम हो गया, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वहीं अदिति ने धीरे से नैरा का हाथ पकड़ा और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, नैरा, हमें भाइयों को सच बता देना चाहिए कि नैना कुणाल के लिए भागी थी। वह कुणाल से प्यार करती है। नैरा सावधानी से पहले इधर उधर देखती है और फिर बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी वक्त सही नहीं अदिति। हम खुद अभी पूरी तरह नहीं जानते कि नैना ने आखिर में मृत्युंजय के साथ जाने का फैसला क्यों किया। और सबसे बड़ी बात, अगर भाइयों को या किसी भी तरह दादाजी को कुणाल के बारे में भनक भी लग गई ना, तो अनर्थ हो जाएगा। दादाजी जब नैना पर गोली चलाने में देर नहीं की तो सोचो वो कुणाल का क्या ही हाल करेंगे। इसलिए अभी फिलहाल हमें शांत रहने की जरूरत है। नैरा की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और अपनी बात जारी रखी, अभी सच बताने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे कुणाल की जान को खतरा बढ़ सकता है। हमें सबसे पहले यह सोचना है कि हम नैना से संपर्क कैसे करें। रनावत मैंसन की दीवारें बहुत ऊंची है, हम सीधे वहां नहीं जा सकते।
उससे पहले हमें कुणाल से मिलना होगा। सिर्फ वही बता सकता कि कल रात आखिर हुआ क्या था और नैना मृत्युंजय के चंगुल में कैसे फंसी। अदिति बोली, मैंने कुणाल को कई बार फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब क्या करें? नैना कुछ सोचकर बोली, फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते। सोचते हैं कि कैसे कुणाल से कांटेक्ट करें और फिर हम नैना से भी मिलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अदिति ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों कमरे से बाहर चली गई। वही रनावत मेंशन। नैना फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकली। बाथरूम पहने वो खुद को देख रही थी। उसके पास न कपड़े थे, न पैसे और न ही फोन। नैना गहरी और बोझिल सांस लेते हुए बोली, ओ गॉड नैना, आज तो तू पूरी तरह खाली हाथ हो गई है। पूरा दिन इस बाथरूम में भी तो नहीं बिता सकती। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नज़र कमरे के उस विशाल और आलीशान वार्डरोब पर गई। उसने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वार्डरोब का हर कोना मृत्युंजय के व्यक्तित्व जैसा ही था, प्योर ब्लैक। नैना मुंह बनाते हुए बोली, धत तेरी की, ऊपर ब्लैक, नीचे ब्लैक, अंदर ब्लैक। मृत्युंजय रनावत, क्या तुम्हारी रूह भी इसी रंग की है? खैर, चेहरा तो गोरा है पर दिल पक्का काला ही होगा। फिलहाल इसी से मुझे काम चलाना होगा। उसने मृत्युंजय की एक महंगी और बड़ी सी ब्लैक शर्ट निकाली और उसे पहन लिया। शर्ट उसके घुटने तक आ रही थी। फिर उसने उसका एक पैजामा निकाला और उसे भी पहन लिया। शर्ट और लोअर दोनों ही उस पर काफी ढीले थे, पर नैना की दुबली पतली काया पर वह ओवर साइज्ड लुक बहुत ही दिलकश लग रहा था। उसने आईने के सामने अपने बालों का एक बन बनाया और खुद को देखते हुए मुस्कुराई। लो नैना रघुवंशी, तुम तो पूरी तरह से रेडी हो गई। अब पेट की आग बुझाने का वक्त है। ये रनावत तो मेरी फिक्र करने से रहे, मुझे ही अपने प्लेट तक पहुंचना होगा। वही हॉल में डॉक्टर जा चुका था, लेकिन उसने मृत्युंजय को रेस्ट करने को सख्त हिदायत दी थी। डाइनिंग टेबल पर मृत्युंजय, विक्रम जी, सुलक्षणा जी और मोना बैठे थे, जबकि गौरी जी और मेघा शांत रहकर खाना परोस रही थी। मृत्युंजय की नजरें अपनी प्लेट पर जमी थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि मोना उसे कब से घूर रही है। उसकी सर्द और सपाट आवाज हॉल में गूंजी, घूरना बंद करो मोना, जो पूछना है साफ साफ पूछो। मोना का सब्र का बांध अब टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह सब क्या है एमजे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात मैंने सरेआम तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुद मुझे जवाब दोगे। मत भूलो कि हमारी शादी होने वाली थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इंडिया आई और तुम उस 2 टके की लड़की को जबान को लगाम दो मोना, और उसका नाम इज्जत से लो। मृत्युंजय ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में एक सर्द चेतावनी थी। मोना ने एक लंबी सांस ली और खुद को काबू किया। सॉरी, पर बताओ तो सही, क्या मजबूरी थी जो तुमने उस नैना रघुवंशी से शादी की? हमारे रिश्ते का क्या है? इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ कहता, उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। वहां नैना खड़ी थी, खामोश और बेबाक। उसने पहली बार मोना को यहाँ देखा था। पहले तो उसे देख वह हैरान हुई, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह उलझन में पड़ गई थी कि क्या मृत्युंजय का रिश्ता पहले से ही तय था? तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की, वो भी जबरदस्ती? वहीं जैसे ही मृत्युंजय ने नैना को अपने कपड़े में देखा, उसकी आंखें और भी सर्द हो गई। वह उसे घूरने लगा, लेकिन उस घूरने में गुस्सा कम और एक अजीब सी गहराई ज्यादा थी। घर के बाकी सदस्यों की नजरें भी नैना पर पड़ी। वह उस बड़े से लिबास में किसी छोटे बच्चे या जोकर जैसी लग रही थी, लेकिन उसके गोरे चेहरे की मासूमियत और मांग में चमकता गहरा सिंदूर उसे एक अजीब सी खूबसूरती दे रहा था। गौरी जी और मेघा उसे देखकर अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। वहीं सुलक्षणा जी उसे देख और भी चिढ़ गई। लो, अब इसी की कमी रह गई थी। देखो इसे, किसने कहा तुझे मेरे पोते के कपड़े छूने के लिए? वहीं मोना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह तो पहले से ही नैना से भड़की हुई थी और अब नैना को एमजे के कपड़े में देखकर उसकी सब्र की बांध टूट रही थी। वह डाइनिंग टेबल छोड़ सीधे नैना के पास पहुंची और अपनी उंगली उसके चेहरे के सामने तान दी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे एमजे के कपड़े पहनने की? ये कपड़े तुम्हारी पूरी खानदान की कीमत से भी महंगे हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसे छूने की? नैना ने बेफिक्री से अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान लाकर
मोना की आंखों में देखा और बोली, ओह माय गॉड, तो इस अजीबोगरीब घर की चिड़ियाघर में एक तुम भी हो। सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई, पर अब समझी कि तुम्हारे अंदर यह बेवजह इतना एटीट्यूड क्यों है। वह एक नज़र मृत्युंजय को देखकर फिर मोना पर अपनी नजरें गड़ा दी। नैना एक कदम मोना के और करीब आई और फुसफुसाई, अभी अभी मुझे ताज़ा न्यूज़ पता चली है कि तुम्हारा एमजे तुम्हारा होने वाला था, जो गलती से अब मेरा हो गया है। और अब जब वो मेरा पति है तो उसकी हर चीज पर, उसके कपड़ों पर और उसके इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इसलिए अपना रास्ता नापो और मेरा रास्ता साफ करो। मोना गुस्से से थरथर कांपने लगी। नैना के इस सवाल का मोना के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गई। वहीं मृत्युंजय की नजरें उस पर और भी गहरी हो गई। वह चाहता तो मोना को रोक सकता था, लेकिन वह जानता था कि नैना उसके लिए काफी है। वहीं नैना उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए शान से डाइनिंग हॉल को पार कर किचन की तरफ बढ़ी। उसे जोरों से भूख लगी थी और वह अब किसी का इंतजार करने की मूड में नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने किचन की दहलीज पर कदम रखा, सुलक्षणा जी की करकती आवाज पूरे हॉल में गूंजी, रुक जा लड़की, मेरे किचन में कदम रखने की हिमाकत भी मत करना। नैना के कदम वहीं ठिठक गए। सुलक्षणा जी तेजी से चलकर किचन के दरवाजे पर एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। उनकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वह बोली, मेरा पोता तुझे इस मेंशन की दहलीज के अंदर तो ले आया, लेकिन इस किचन की दहलीज को लांघने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस रसोई में सिर्फ इस घर के अपनों का हक है और तू हमारे लिए कभी अपनी नहीं हो सकती। हम तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। फिर उन्होंने गौरी जी की तरफ देखकर आदेश दिया, बहू, इस लड़की का खाना लगा दो, लेकिन याद रखना ये हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठेगी। घर का कोई भी कोना पकड़कर इसे खाना दे दो। यह सुनते ही नैना का रोम रोम जल उठा। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और एक लंबी सांस लेकर सुलक्षणा जी की आंखों में आंखें डालकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके किचन में कदम रखने से वह अपवित्र हो जाएगा, तो मुझे भी आपकी इस रसोई के खाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मैं नैना रघुवंशी हूँ और रघुवंशी तो हजारों गरीबों का पेट यूं ही भर देते हैं। हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है। हॉल में खड़ा हर शख्स नैना की इस बेबाकी से सन रह गया था। वहीं मृत्युंजय की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मृत्युंजय की मुठ्ठियां कस गई थी और वह नैना को बुरी तरह से घूर रहा था। वहीं नैना एक पल भी वहां रुकना गवारा नहीं किया। वह मुरी और तेज कदमों से मेंशन के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। वह इस वक्त भूख से ज्यादा अपमान की आग में जल रही थी और उसका इरादा साफ था, इस घर का अन्न ग्रहण करने से अच्छा है कि वह बाहर जाकर कुछ खा ले। मृत्युंजय जो अब तक खामोश तमाशा देख रहा था, उसकी नजरें नैना की पीठ पर टिक गई थी। इस वक्त उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। नैना बार बार रघुवंशी होने का धौंस उसके परिवार को दिखा रही थी। उसने देखा कि नैना उसी की काली शर्ट पहने बिना किसी डर के रनौत मेंशन से बाहर निकल रही है। नैना ने जैसे ही मेंशन की दहलीज पार करने के लिए अपना कदम बढ़ाया, हवा को चीरती हुई एक सनसनाती आवाज आई, खचाक। नैना की आंखों के ठीक सामने से एक किचन नाइफ गुजरा और गेट के लकड़ी के फ्रेम में जा धंसा। चाकू की धार इतनी करीब थी कि नैना को अपनी गाल पर उसकी सर्द हवा महसूस हुई। उसका पूरा वजूद सुन पड़ गया। उसके कदम वहीं जम गए। हॉल में खड़ा हर शख्स सिहर उठा। मृत्युंजय अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका हाथ अभी भी हवा में उसी दिशा में था जहां से उसने चाकू फेंका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और खून उतर आया था। वह बर्फ जैसी ठंडी और जानलेवा आवाज में बोला, एक कदम भी यदि बाहर निकाला तो यह चाकू जो अभी दरवाजे पर लगी है, अगली बार अपनी दिशा बदल सकती है। नैना ने पलटकर देखा। वह कांप रही थी, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी। मृत्युंजय की आंखें गुस्से से उसे घूर रही थी। वह बोला, बहुत गुरूर है ना तुम्हें रघुवंशी होने पर। यह गुरूर भी बहुत जल्द धूल में मिल जाएगा। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा खाना वहीं आएगा। और खबरदार, आइंदा मेरी दादी से बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह मैंने तुम्हारी जुबान बर्दाश्त की क्योंकि वह पहली गलती थी,
और उसे अपनी आखिरी गलती समझना। उसने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, याद रखना, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। मृत्युंजय के पैरों का घाव रह रहकर टिस मार रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उस दर्द पर हावी था। नैना की आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन नमी के साथ साथ उसकी आंखों में गुस्सा भी उतर आया था। वह थक चुकी थी इन तानों से, नफरत भरी निगाहों से। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की, एक गहरी और भारी सांस ली और सख्त होकर बोली, तो ठीक है, मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे घर का जहर पीना नहीं। बिना पीछे मुड़े नैना अपनी सीढ़ियां चढ़ी और सीधे कमरे में चली गई। मृत्युंजय वहीं हॉल में अपनी मुठिया पीछे खड़ा रह गया। उसकी नजरें उस सीढ़ी पर टिकी थी जहां से नैना अभी ओझल हुई थी। वो भी एक पल भी वहां रुक ना सका। वह उसी दर्द में बिना खाए वहां से बाहर निकल गया। विक्रम जी, सुलक्षणा जी, गौरी और मेघा सबने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जानता था वह यदि रुकता तो उसके गुस्से का कोई ना कोई शिकार हो जाता। वह बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। उसके जाते ही विक्रम जी ने सुलक्षणा जी से कहा, माँ, क्यों आप अपनी जिद में इनकी जिंदगी जहन्नुम बनाने में लगी हुई है? भूल क्यों नहीं जाती हैं पुरानी बातें? मत भूलिए कि आपके पोते ने पूरी दुनिया के सामने उसे पत्नी कहा है। अब वह इस घर की बहू है, उसका पूरा अधिकार है इस घर पर। उनकी जिंदगी में जहर घोलना बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पोता आपसे दूर हो जाए और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाए। यह कहते हुए विक्रम जी भी वहां से निकल गए थे। वहीं गौरी जी और मेघा को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने अपने कमरे में चले गए। मृत्युंजय अपनी कार की रफ्तार हवा से बातें करा रहा था। उसके पैरों के जख्मों की टीस अब उसके दिमाग तक पहुंच रही थी, पर उसका गुस्सा उस दर्द से कहीं बड़ा था। उसने कार एक सुनसान झील के किनारे रोकी। उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और बाहर निकलकर लंगड़ते हुए पानी के किनारे बैठ गया। ठंडी हवा भी उसके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज बेहद ठंडी और जानलेवा थी। विपिन, काम रुकना नहीं चाहिए। अब उस टेंडर की हर फाइल मेरे पास होनी चाहिए। मुझे उस टेंडर पर कल्याण सिंह का सिग्नेचर चाहिए। तुम्हें यह काम फौरन करना है। उसने फोन काटा और झील के अंधेरे पानी को देखने लगा। उसकी आंखों में नैना का वह चेहरा घूम रहा था जब उसने चाकू उसके सामने फेंका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे नैना के आंसुओं से नफरत थी या उस लड़की के टूटने का इंतजार। वह तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि रात का अंधेरा और गहरा नहीं हो गया, और फिर वापस मेंशन की तरफ मुड़ गया। वहीं नैना भी पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कल से उसके पेट में दाना नहीं गया था। भूख, कमजोरी और मानसिक थकान ने उसके शरीर को पस्त कर दिया था। किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाए रखने वाली नैना आखिर निढाल होकर मृत्युंजय के ही बड़े से बेड पर सो गई। नीचे गौरी जी और मेघा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह नैना के लिए परेशान थे। तभी मेंशन के बाहर कार आकर रुकी। टायरों की आवाज से गौरी जी समझ गई कि मृत्युंजय लौट आया है। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, गौरी जी तेजी से उसकी ओर बढ़ी और पूछी, मृत्युंजय, पैर कैसा है तुम्हारा? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मृत्युंजय ठंडी मगर शांत लहजे में कहा, काफी आराम है चाची, मैं ठीक हूँ। क्या खाना तैयार है? पास खड़ी मेघा ने झिझकते हुए कहा, हाँ एमजे, भूख तो लगी होगी ना? तुम भी सुबह से कुछ नहीं खाए हो। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दूं या तुम्हारे कमरे में भिजवा दूं? मृत्युंजय ना समझी में पूछा, कमरे में क्यों? मैं हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही खाता हूँ भाभी, आप वहीं लगा दीजिए। मेघा ने एक गहरी सांस ली और मौका पाकर धीरे से बोला, तो ठीक है, फिर मैं नैना को भी बुला लेती हूँ। बेचारी भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नैना का नाम सुनते ही मृत्युंजय के कदम जहाँ के तहाँ ठिठक गए। गौरी जी ने मृत्युंजय की खामोशी को भाप लिया और बड़े धीमे स्वर में समझाया, देखो बेटा, वो भी कम जिद्दी नहीं है। उसने गुस्से में आकर कसम तो खा ली है, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हम किसी को इस तरह अपने घर में भूखा नहीं रख सकते। अगर तुम उसे समझाओगे तो वह तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मृत्युंजय कुछ सोचकर बोला, आप खाना कमरे में भिजवा दीजिए। यह सुनकर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। आज पहली बार उसने अपने फ्लोर पर आने की अनुमति दी थी। उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन वह बस यही चाहती थी कि किसी तरह नैना के पेट में दो निवाले चले जाए।
वही मृत्युंजय जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देख उसके कदम ठिठक गए। काले पर्दे और अंधेरे से घिरे उस कमरे में नैना उसके बड़े से बेड पर बेसुध सोई हुई थी। भूख और थकान ने उसके चेहरे की रंगत छीन ली थी। वह इतनी निढाल थी कि उसे मृत्युंजय के आने की आहट तक नहीं हुई। वहीं मृत्युंजय ने बहुत ही हल्के कदमों से कमरे में कदम रखा। उसके चलने की आहट तक नहीं हो रही थी, जैसे वह नहीं चाहता था कि नैना की एक कच्ची नींद टूटे। वह धीरे से बेड के किनारे उसके पास बैठ गया। नैना बेसुध सोई हुई थी, पर उसके खुले बाल हवा के झोंके से बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। वह नींद में हल्की सी सिहर रही थी। मृत्युंजय एकटक उसे देखता रहा। इस वक्त उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत। वह बिल्कुल शांत था। उसके हाथ अपने आप धीरे से उठे और उसने नैना के चेहरे पर बिखरी उन लटों को बड़ी नजाकत से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। अब नैना का मासूम और खूबसूरत चेहरा पूरी तरह उसके सामने था, लेकिन उस खूबसूरत चेहरे को देखकर भी मृत्युंजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह खुद से ही फुसफुसाया, सोते समय तो बिल्कुल मासूम लगती हो, लेकिन करनामे तो ऐसे पाल रखे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाए। कितनी शांति है अभी इस चेहरे पर, लेकिन जैसे ही उठेगी फिर से अपना वो कड़क अंदाज दिखाएगी। फिर से यह साबित करने की कोशिश करोगी कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, और जैसे ही मैं सामने से हटूंगा तुम्हारी आंखों की नमी सब बयान कर देगी। लेकिन अफसोस, तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करते। रोना अब तुम्हारी किस्मत में है। उसने एक गहरी और बोझिल सांस ली। वह उठा और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसने जानबूझकर वॉशरूम का दरवाजा इतनी तेज आवाज के साथ बंद किया कि उस खामोश कमरे में धमाका सा हुआ। उसका इरादा साफ था, नैना की नींद खुल जाए ताकि वह उसे खाना खिला सके, पर उसे यह एहसास ना होने दे कि मृत्युंजय को उसकी फिक्र है। दरवाजे की उस जोरदार आवाज ने नैना की दिल की धड़कनें बढ़ा दी। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। हे भगवान, यह क्या था? क्या कोई भूकंप आया था? वह बदहवास होकर कमरे के चारों तरफ देखने लगी। नींद की खुमारी अभी उतरी नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। फिर उसने करवाहट से खुद से ही कहा, सपनों की क्या जरूरत है भगवान? हकीकत में ही इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है कि अब वही दिमाग पर हावी हो रहा है। लेकिन अगले ही पल वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनते ही नैना समझ गई थी कि मृत्युंजय आ चुका है। उसका दिल उसी पल भारी हो गया। ना वह उसका सामना करना चाहती थी, ना किसी बहस में पड़ने की ताकत बची थी। आज उसका मन बहुत दुखी था, इतना कि शब्द भी बोझ लग रहे थे। उसे कभी अकेले कमरे में बंद रहना नहीं आया। खामोशी से उसे चिढ़ थी। वह तो हमेशा शोर मचाने वाली थी, हंसने बोलने वाली, लेकिन आज उसी खामोशी में वह दफन महसूस कर रही थी। वह चुपचाप उठी और सीधे बैल्कनी की ओर चली गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, बाल उड़ने लगे। सीने में जमी घुटन थोड़ी ढीली पड़ी। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी भारी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सोने से भी भारी लगती है। उसका दिल तड़प उठा। काश एक बार मॉम से बात कर पाती, नायरा अदिति से बात कर पाती, अपने भाइयों से। लेकिन उसके पास ना मोबाइल था और ना अब वह उस घर की दहलीज पार कर सकती थी। हर पल उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था अपने फैसले पर। नैना, क्यों तुम उस वक्त इतनी कमजोर पड़ गई? क्यों तुमने इस राक्षस के साथ अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया? उसे अपनी हार पर गुस्सा आ रहा था, और सबसे बड़ी उलझन यह थी कि आखिर मृत्युंजय ने उससे शादी ही क्यों किया, जबकि वह मोना से शादी करने वाला था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। मृत्युंजय तौलियों से अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकला। उसकी नजर सबसे पहले खाली बेड पर गई। कमरे में नैना को ना पाकर उसकी भवें तन गई, लेकिन अगले ही पल बालकनी से आती ठंडी हवा और पर्दों की सरसराहट ने उसे इशारा कर दिया कि वह वहां है। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मृत्युंजय ने दरवाजा खोला तो सामने मेघा खड़ी थी, जिसके हाथों में खाने की प्लेट थी। मृत्युंजय बोला, अब आप जाइए भाभी, सो जाइए, हम खाना खा लेंगे। मेघा के जाने के बाद मृत्युंजय ने खाने की प्लेट मेज पर रखी और दबे पांव बालकनी की ओर बढ़ा। वह ठीक नैना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। नैना को किसी के होने का आभास हुआ, जैसे हवा का रुख बदल गया हो। उसने पलटकर देखा तो सामने मृत्युंजय खड़ा था।
दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। लेकिन नैना ने बिना कुछ कहे उसे इग्नोर कर वहां से निकलना चाहा, पर जैसे ही वो मुड़ी, मृत्युंजय की फौलादी पकड़ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। नैना सीधे उसके सख्त सीने से जा टकराई। वह गुस्से से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त एक सातिर चमक थी। वह देख सकता था नैना अपनी हिम्मत समेटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों की लाली उसकी कमजोरी बयान कर रही थी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। क्यों? सुबह तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, मालिक और गुलाम की, स्वाभिमान की। अब क्या हुआ? क्या खाली पेट दिमाग चलना बंद हो गया है? उसने अपनी पकड़ और मजबूत की और उसके चेहरे के और करीब झुक गया। नैना को उसकी गर्म सांसें अपनी चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनायास से उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अगर यह बेवजह का गुरूर टूट गया हो और यह झूठा घमंड ठिकाने आ गया हो तो चलकर अपनी भूख मिटा लो, क्योंकि नैना रघुवंशी, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे शरीर में ताकत होनी चाहिए। भूखे पेट जंग नहीं जीती जाती, सिर्फ घुटने टेके जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम लड़ो, ताकि तुम्हें हराने में मुझे और मजा आएगा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस जबरदस्ती अपनी कलाई छुड़ाई और बिना पीछे देखे कमरे के अंदर लौट आई। उसका इस तरह मृत्युंजय को इग्नोर करना मृत्युंजय के सब्र की आखिरी हद तोड़ गया। पैर में तेज दर्द था, लेकिन इस वक्त वह दर्द उसके गुस्से के सामने कुछ भी नहीं था। नैना का इग्नोरेंस उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा और नैना को खींचकर दीवार से जा पटका। उसकी पीठ दीवार से टकराई। मृत्युंजय ने उसकी दोनों कलाई पकड़कर उन्हें दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा उसके इतने करीब था कि नैना उसकी गर्म और गुस्से से भरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वह दांत भिजते हुए कहा, इतना गुरूर नैना रघुवंशी, आखिर किस बात पर इतना घमंड है तुम्हें? भूल गई कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें? मैंने तुम्हारी आज़ादी छीन ली है, तुम्हें अपना कैदी बना लिया, तुम्हें एक गुलाम की तरह इस घर में लाया, फिर भी ये सिर झुकता क्यों नहीं है? लगता है सुबह जो मैंने तुम पर थोड़ा सा तरस क्या खाया, उसने तुम्हें गलतफहमी में डाल दिया है। उसकी आंखें सख्त हो गई। मुझे इग्नोर करने की गलती मत करना और मेरी बातों को हल्के में लेने का तो सोचना भी मत। नैना जो खुद को पूरी ताकत से संभाले हुए थी, बार बार कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनकर उसका सिर भना उठा। वह सीधी नजरें उठाई और बिना कांपे बोली, हाँ, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें मुझे अच्छी तरह से याद है मृत्युंजय रनावत। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन कमजोरी नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं लिखा था कि मुझे तुम्हारे इस घर का या नफरत और जहर भरा खाना भी खाना होगा। उसने तीखे स्वर में कहा, वो क्या है ना, मैं जहर खाकर बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ। एक पल रुकी, फिर साफ शब्दों में बोली, क्योंकि मुझे तुमसे लड़ना है। खाली पेट लड़ा जा सकता है, लेकिन बीमार होकर नहीं। नैना की आंखों में आग थी, इसलिए मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा खाना और तुम्हारा अहंकार। नैना की आंखों में मृत्युंजय अपने लिए बेइंतहा नफरत देख सकता था। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। बहुत नफरत है ना मुझसे? अच्छा है, इन आंखों में यह नफरत संभाल कर रखना, क्योंकि अगले 1 साल तक यही नफरत तुम्हें जिंदा रखेगी। और मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये मृत्युंजय रनावत दया तो दूर किसी पर तरस भी नहीं खाता। नैना की आवाज उस शांत कमरे में बिजली की तरह करकी। उसने अपनी आंखों में भरी नफरत को मृत्युंजय की आंखों में उड़ेल दिया। तरस तो मुझे तुम पर आता है मृत्युंजय रनावत। खुद को मर्द कहते हो। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे विवश करके तुमने यह शादी की। अरे अगर हिम्मत थी तो आते रघुवंशियों के पास, मांगते मेरा हाथ, साबित करते खुद को मेरे लायक, तो शायद मैं तुम पर मर मिटती। लेकिन एक बुजदिल और डरपोक की तरह तुमने मुझे विवश किया। नहीं जानती कि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच क्या दुश्मनी है। मैं नहीं जानती कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे और मेरे पूरे खानदान से इतनी नफरत क्यों करता है। पर तुम बहुत घटिया हो। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा घर और मेरे कुणाल को, पर मेरा गुरूर नहीं छीन सकते। यह वजूद मेरा है, इसे तुम कभी नहीं मिटा पाओगे।
नैना की आंखों में दहकते अंगारे थे, पर मृत्युंजय के चेहरे पर एक डरावनी और सातिर मुस्कान फैल गई। उसने नैना की कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि वह दर्द से करहा उठी। वह ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा गुरूर भी टूटेगा और वजूद भी। मैं जब चाहूं इसे मसल सकता हूं, लेकिन क्या है ना, मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह शादी सिर्फ एक सौदा है। तुम्हें कभी मेरी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिलेगा। तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हो, मेरी गुलाम। और क्या कहा तुमने? मर्द। मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, पर तुम उस लायक नहीं हो। उसकी आंखों में क्रूरता की हद पार हो रही थी। उसने नैना को लगभग घसीटते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ खींचा और अपनी सर्द आवाज में कहा, असली मर्द वो नहीं होते जो रघुवंशियों की तरह सौदेबाजी करते हैं। तुम्हारी यह जुबान बहुत ज्यादा चलती है ना? तो अब अपनी इस जुबान और इस गुरूर के साथ अंधेरे में बैठी रहो। उसने झटके से नैना को कमरे से बाहर धक्का दिया। नैना संभल पाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। रात की खामोशी में नैना का हर कदम उसकी टूटती हुई हिम्मत की गवाही दे रही थी। वह मेंशन की उन घुटन भरी दीवारों को पीछे छोड़कर गार्डन के बेंच पर जा बैठी। आसमान में चांद की रोशनी तो थी, पर नैना की जिंदगी उस काली रात से भी ज्यादा अंधेरी हो चुकी थी। जो नैना अब तक पत्थर बनकर मृत्युंजय के वार सह रही थी, वह अचानक बच्चों की तरह फुट फुट कर रो पड़ी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि मृत्युंजय ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला। दर्द तो इस बात का था कि उसके अपने ही लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसे इस वक्त अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, अपनी माँ की, अपने भाई की। तभी उसके जहन में मृत्युंजय की कही बात कौंध गई। सौदेबाजी, रघुवंशियों की सौदेबाजी। उसने ये क्यों कहा? वह खुद से फुसफुसाई। अब उसके अंदर की बेबसी गुस्से में बदल गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं, अब और नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे जवाब चाहिए। मुझे पूछना है उन लोगों से कि आखिर मेरा कसूर क्या था। वह बदहवास होकर मेंशन के गेट से बाहर निकल गई। उसे इस बात का होश भी नहीं था कि उसने इस वक्त मृत्युंजय का ही ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा है। उसके पैर नंगे थे, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह बस सड़क पर चलती जा रही थी। तभी अंधेरे से एक ऑटो वाला उसके करीब आकर रुका। नैना बिना कुछ सोचे एक मशीन की तरह ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला पूछा, कहाँ जाना है बीजी? नैना ठंडी और सख्त आवाज में बोली, रघुवंशी विला चलो। ऑटो वाला उसकी हालत देखकर थोड़ा हिचकिचाया, पर नैना के चेहरे पर जलाल देख उसने चुपचाप ऑटो स्टार्ट कर दिया। नैना की नजरें बाहर की सड़कों पर थी, पर उसका दिमाग उस दहलीज पर पहुंच चुका था जहां से उसका सारा रिश्ता टूट चुका था। वहीं कमरे में मृत्युंजय ने गुस्से में फोन कान से लगाया ही था कि गार्ड की घबराती हुई आवाज आई, बॉस, अभी अभी नैना मैडम मेंशन से बाहर निकली है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह इससे पहले कि गार्ड अपनी बात पूरी कर पाता, मृत्युंजय ने झटके से फोन काट दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और आंखों में खून उतर आया। वह गुस्से और झुंझुलाहट से भर चुका था। जैसे वह चलने के लिए मुड़ा, उसके पैरों के जख्मों ने उसे अपनी औकात याद दिलाई। पट्टियों के ऊपर से खून रिसने लगा था। हर कदम जैसे जलते अंगारों पर पड़ने जैसा था। जिद्दी लड़की, इस वक्त बाहर जाने का क्या मतलब है? उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा। दर्द असहनीय था, पर उसका ईगो और नैना को खोने का डर, चाहे वह नफरत की वजह से ही क्यों न हो, उस पर हावी हो गया था। वह लंगड़ाते हुए दीवारों को सहारा लेकर नीचे पहुंचा और अपनी कार स्टार्ट की। जैसे उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा, जख्मों की टिस ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया, पर उसने परवाह नहीं की। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त नैना कहाँ जा सकती है। रघुवंशी विला। मृत्युंजय ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। उसकी आंखों के सामने सड़क नहीं, बल्कि नैना का वह चेहरा था जो नफरत और बेबसी से भरा था। लेकिन अंदर की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह बेचैनी परवाह की नहीं, डर की थी। वहीं हॉस्पिटल के केबिन में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक शोर था, कुणाल की चीखों का और टूटते हुए सामानों का। वह पागलों की तरह मेज पर रखी दवाइयां और कांच के गिलास दीवार पर दे मार रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे और सीने में एक ऐसी आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। तभी केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला और उसका हाथ हवा में ही ठिठक गया। कौन था दरवाजे पर? क्या होगा आगे?
कुणाल नैना का शादी का सच जानकर क्या करेगा और क्या रघुवंशी विला के गार्ड्स नैना को अंदर जाने देंगे या मृत्युंजय के पहुंचने से पहले ही वहां हंगामा खड़ा हो जाएगा, जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।